मोल में कुछ चीज़ें थी हमने देखी थी। मोल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे वो समझ में आ गया था एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और फिर हमने देखा था मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब जब आपने मोल कैलकुलेट कर लिया, अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है सर वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और, जब तक आपके पास सारी जानकारी ना हो तब तक चीज़ें अधूरी हैं, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजे वाली बात है। ठीक है सर, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गिवन सबस्टांस में मास के टर्म में चल रहा है, सबका सब मास के टर्म में चल रहा है अभी तक। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैंने मोल कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे बताइए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? एक मोल में, एक मोल कुछ भी हो, मैंने कल भी कहा था एक मोल कुछ भी हो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो मुझे बताइए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? सर एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर आपने मोल निकाल दिया और आपको यह पता चल गया कि मान लीजिए आपके पास मोल आया 5 मोल, कितना मोल? तो मुझे बताइए 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? फिर सर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na। एंड व्हाट इज दिस Na? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लगेगा। सो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होगा कि कितना मोल आया और उस मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल तो इतने मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आसान सा सवाल लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ कैलकुलेट द number of molecules, calculate the number of molecules in 32 ग्राम ऑफ CH4। हल्का लेके चल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे सवाल भी बनाए हैं साथ में। ठीक है ना, अच्छा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसमें? 32 ग्राम ऑफ CH4, 32 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान में है। सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकाल देंगे, जब मोल निकल गया तो उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? CH4 के। इसका मतलब आपने जो CH4 ले रखा है, मान लीजिए आपने कोई डब्बा ले रखा है, इस डब्बे में 34 ग्राम CH4 है। अब आप ये पता करना चाह रहे हो कि इस CH4 के जैसे कितने मॉलिक्यूल, लाइक CH4 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 काउंट करने पे कितने मॉलिक्यूल CH4 के जैसे। सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो इसमें प्रेजेंट होंगे मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस। बताइए मोल किसके बराबर? सर मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है? 32 ग्राम अपॉन मोलर मास। सर मोलर मास तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बताइए इसके एक मोल का मास कितना आएगा? सर कार्बन का मास 12, सही है, और एक हाइड्रोजन का मास 1 और 4 का, तो कितना हो गया? 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। सो डिवाइडेड बाई मोलर मास, मैंने 16 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का वैल्यू इंटू 10⁻², आपको पता है। ठीक है, 16 1 16, 16 2 32 आ गया। देन 6 2 12.0, 2 2 4, 2 2 4, मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये जो आया ये क्या है आपके पास? दिस मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ CH4। जब आपने 34 ग्राम CH4 कंसिडर किया, इतने मॉलिक्यूल उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और चीज़ें सब साथ में पढ़ना, उसके बाद सवाल देखना बहुत अच्छे आते हैं। पहला मोल निकालने का तरीका, मास के टर्म्स में गिवन मास बाई, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका, सर मोल निकल गया, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ देखिएगा, तीसरी चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, हर बार नीट में सवाल आता है इससे, इस टॉपिक से। इस चैप्टर से 3 सवाल आते हैं, एक सवाल इस टॉपिक से आता है हर बार। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ। अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले इस चीज़ को 2 तरीके से लिख देता हूँ। सर अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और आपके पास एलिमेंट दिया हो, क्या दिया हो? या तो एलिमेंट दिया हो तब फॉर्मूला देखना पड़ेगा, या तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया हो तब फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, तो मैं पहला लिख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ, या इफ एलिमेंट इज गिवन, इफ एलिमेंट इज गिवन। अगर एलिमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया और फिर बोलेगा कि बताइए इस एलिमेंट में इसके कितने एटम्स, अगर इसका इतने ग्राम लिया होगा। सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सर सबसे पहले मोल निकालेंगे, सेम जो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका था वही एटम निकालने का तरीका है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे
नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। काफ़ी सिंपल, जैसे मॉलिक्यूल निकला था वैसे ही क्या निकलेगा, एटम निकलेगा। लेकिन कब, जब किसकी बात करें, एलिमेंट की बात करें। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें सर तब पंगा है। देखना कैसे, अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूं कि अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, इफ मॉलिक्यूल इज गिवन, इफ मॉलिक्यूल इज गिवन, ध्यान से देखना, एक सवाल भी लगाऊंगा साथ में। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की बात कर ले तो फिर समस्या, फिर आपको एटम निकालना। मान लीजिए वही CH4 में ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया 46 ग्राम ऑफ Na, 46 ग्राम ऑफ, आपको ये पता करना है कि इसमें कितने एटम्स होंगे। अगर मैंने 46 ग्राम ऑफ Na लिया, सोडियम लिया, एलिमेंट है सोडियम, इसमें कितने एटम्स होंगे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोल पता करूँगा। बताइए मोल किसके बराबर आएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, और सोडियम का मोलर मास होता है 23, सही है। तो बताइए n किसके बराबर आएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन आ गया 46, मोलर आ गया 23, डिवाइड कर दूंगा 2 मोल, कितना मोल। अब मुझे बताइए इसमें इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 2 मोल में कितने, 2 इंटू एवोगैड्रो, 2 इंटू एवोगैड्रो, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, बताओ मोल कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। मैं इतना ही रख रहा हूँ, आप पुट करके इसको आंसर निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा 12 इंटू जो भी ऊपर किया था, ठीक है ना, सेम है। लेकिन अब अगर आपके पास एलिमेंट ना दे के मॉलिक्यूल दिया हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पे एग्जांपल डाल रहा हूँ मैं पहले। मान लीजिए मैंने लिख लिया सेम 32 ग्राम ऑफ CH4, अगर मैंने ऐसा लिखा। अब मुझे बताइए आपको एटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप अब ये देखिए कि इस मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल गिवन है, इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 5। इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 5। एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, एक कार्बन का 4। इसका मतलब ये कि अगर आपको टोटल एटम पता करना है तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल पता करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मॉलिक्यूल पता कर लिया, फिर आप देखोगे कि सर एक मॉलिक्यूल में 5 एटम थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई तो होता है, बट एक और चीज इसमें ऐड करनी पड़ती है, वो है एटॉमिसिटी। वो क्या है, एटॉमिसिटी। सो मान लीजिए आपने ये पता कर लिया कि 32 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल आए। अब आपको ये पता करना है एटम कितने हैं। सर मॉलिक्यूल और एटम बराबर थोड़ी ना हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो उतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे, एक मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाई, बाकी सेम, मल्टीप्लाई बाई मोल जितना आया, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस, ये बनेगा फॉर्मूला जब आपके पास मॉलिक्यूल गिवन हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए बताइए मुझे इस केस में, मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर, मैं सीधा फॉर्मूला पुट करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, बताओ एटॉमिसिटी कितना, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 5 हैं। या तो आप ऐसा कर लो पहले कि मॉलिक्यूल निकाल लो, मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जितने मॉलिक्यूल आए, जितने मॉलिक्यूल आए, अब उतनों में कितने एटम होंगे, सर पहले देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, फिर उतनों में देखना है तो 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 एटम थे एक मॉलिक्यूल में, तो मैं सिंपली लिखूंगा एटॉमिसिटी 5, सही है। एटॉमिसिटी समझ में आया कहां से आ गया, 5 एटम मल्टीप्लाई बाय मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर, और इसका मोलर कितना ऊपर निकाला था 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻², ठीक है, 16 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 10। अगर ये 10 लिखूंगा मैं तो ये बचेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 10, यहाँ पे 23, बेस से मैं पावर ऐड कर दिया 24 आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर। तो ध्यान में रखना, अगर एलिमेंट दिया है सर तब तो नंबर ऑफ एटम निकालना इजी है, मोल इंटू एवोगैड्रो कर देंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल दिया है फिर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, या तो सीधा फॉर्मूला पुट करो काम बन जाएगा, या तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, फिर देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे, फिर इतनों में कितने होंगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये हो गई 3 से 4 चीजें। पहली चीज मोल निकालने का फॉर्मूला, मास के टर्म्स में गिवन मास बाई, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका, या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का तरीका, सर दैट इज मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका, और नंबर ऑफ एटम किसके बराबर, अगर तो सर एलिमेंट मेंशन है तो फिर तो मोल इंटू एवोगैड्रो करना है सीधा, और इसमें मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, ये बात समझना, कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे। यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि दिया ही एलिमेंट है, मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूल तब निकलता है जब मॉलिक्यूल दिया होता है, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट में सिर्फ एटम निकलता है, एलिमेंट में मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। हाँ अगर आपको एटम पूछा है और मॉलिक्यूल दिया है, फिर आपको सिर्फ इतना करना है कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल बना रखा मैंने ऑलरेडी, बताइएगा ध्यान से, ठीक है, पढ़िए सवाल।
इजी है। 80 ग्राम ऑफ CH4, 80 ग्राम CH4 में कितने एटम्स होंगे आपको ये पता है? क्या आप देख पा रहे हैं ये मॉलिक्यूल है? सर अगर ये मॉलिक्यूल है इसका मतलब एटॉमिसिटी मेंशन करना जरूरी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाऊं, बताइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी, ठीक है मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। बताइए एटॉमिसिटी कितना? 5 मल्टीप्लाई मोल किसके बराबर? गिवन मास बटा मोलर मास CH4 का वही जो चल रहा है 16, ठीक है ना। कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, तो हो गया 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आ जाएगा डिवाइड में कितना? 16 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.22 इंटू 10⁻²। मल्टीप्लाई करना है, काम बन जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे काम बन जाएगा, लिख लीजिएगा। 2 से भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी 150.5 इंटू 10⁻23। अब मैंने कल भी बताया था आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक डिजिट तक ले रखा, आपको पता है जीरो कैसे कम ज़्यादा करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या निकला? नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ एटम्स निकले। नंबर ऑफ एटम्स थे ना ये, सॉरी, तो फिर मैंने मॉलिक्यूल नहीं लिखना है यहाँ पे, मैंने नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, ठीक है। ये थे नंबर ऑफ एटम्स, ओके। इतने एटम प्रेजेंट होंगे 80 ग्राम मीथेन में। अब बताना मेरे को इसी में देखते हुए मुझे बताइए। अब अगर मैं ये पता करना चाहता कि सर इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम थे, अगर मैं ये पता करना चाहता, ये तो मैंने टोटल पता किया ना, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के। अब मैं ये पता करना चाहता कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे। अगर मैं ये पता करना चाहता इसमें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कितने, सर क्या करना पड़ता? कुछ नहीं सर, सेम फॉर्मूला बदलता, बस एटॉमिसिटी बदलता ना। अगर मेरे को हाइड्रोजन के पता करने थे तो मुझे बताइए हाइड्रोजन के एटम कितने थे सिर्फ, ठीक है। मोल तो वही आता सेम जो चल रहा था, मोल सेम ही आता। बताइए फिर कितना आ जाता? सर फिर बराबर आ जाता एटॉमिसिटी 4, क्योंकि हाइड्रोजन के पता कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई मोल, मोल कितना फिर से? गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक। अब इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर मोलर मास क्या पूरेगा? हाँ बिल्कुल पूरेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल टोटल निकालना है आपने, उसमें से हाइड्रोजन के एटम देखने हैं फिर, तो मॉलिक्यूल दोनों में सेम ही होंगे। मॉलिक्यूल CH4 के तो सेम ही आएंगे ना, उसमें से एटम हाइड्रोजन के कम होंगे, टोटल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे साथ में? एवोगैड्रोस 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। अब ये 4 था, अब इससे थोड़ा कम ही आएगा, है ना, इससे थोड़ा कम आएगा, जो भी आएगा लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन के निकालने होते तो एटॉमिसिटी 1, पहले मॉलिक्यूल निकाल लेता, सेम ही होता, एटॉमिसिटी 1 डलता, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम था। इसका मतलब इसके जितने मॉलिक्यूल आते उतने ही एटम होते नहीं होते, क्योंकि इसका जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसमें तो एक ही एटम था, एक मॉलिक्यूल में एक, तो इतनों में इतने हो जाते, ठीक है। ये आप इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बताइए नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हाइड्रोजन के, किसके? इन सब में, ठीक है। इन सब में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं। पहला वाला देखिए 1 करके लिख लेता हूँ मैं। 100 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन गैस, 100 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन गैस, दैट इज C2H2, ठीक है, लिख दिया मैंने, ओके। एटम्स निकालने लेकिन किसके? हाइड्रोजन के। ये देखिएगा हाइड्रोजन के निकालने, फॉर्मूला सेम, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। बताओ मेरे को, सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, चलिए। तो मोलर मास कितना आ जाएगा C2H2 का? सर मोलर मास इज इक्वल टू कार्बन का मास 12, 2 का मास 24 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, तो ये हो गया 26 ग्राम पर मोल, सही बात है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर सर? या तो एक तरीका ये कि पहले पूरे मॉलिक्यूल निकालूं, फिर उस मॉलिक्यूल को निकालने के बाद देखूं कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम थे, तो इतने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने सिखाया, ठीक है। बताइए एटॉमिसिटी कितना? एटॉमिसिटी 2, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई, अब मोल, मोल किसके बराबर? गिवन मास बाई, बताओ गिवन कितना है, डिवाइडेड बाई मोलर कितना है, मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बताइए कितना आएगा? 13, ठीक है। अब कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 6 2 12, ठीक है ना, 6 2 12, 1 बचेगा 0, 6 1 6, करीब 2.1, करीब 2 ही रख लो, जल्दी से करना चाह रहे हो तो 2 ही रख लो बगैर कैलकुलेटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब 100 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 50, है ना। सो 50 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा आपका, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ। अच्छा मुझे बताइए अगर कार्बन के निकालने होते तो कितने आते? सेम ही आते, सेम ही आते, नहीं आते, क्यों? क्योंकि उसकी भी एटॉमिसिटी कितनी थी? 2 ही तो थी, सेम ही तो आते, ठीक है ना। अच्छा सेकंड बताइए अब मेरे को, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, 156 ग्राम ऑफ, ठीक है, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, सिर्फ किसके एटम पता करने हैं? हाइड्रोजन के,
ठीक है ना। बेंजीन इज C6H6, C6, ठीक है। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए मोलर मास किसके बराबर आएगा, मोलर मास कार्बन का कितना, ठीक है। सो मोलर मास, ठीक है। कार्बन का 6 कार्बन थे, कितना हो गया 12 × 6 72, 12 6 72, 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 6 का 6 कितना हो गया 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर, ये आ गया मोलर मास, ठीक है। आपको पता करना है हाइड्रोजन के एटम्स, फॉर्मूला वही, कुछ नहीं बदलेगा। तो बताइए हाइड्रोजन के एटम किसके बराबर, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिसिटी, अच्छा ये मोलर मास आ गया, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर सर, एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं हाइड्रोजन के 6 हैं, 6 इंटू मोल, मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास 78 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो की टर्म में निकालूं, अब मैं एन नहीं रखूं चलेगा, यहाँ लिख लेता हूँ, देखो लिख लेता हूँ 6.0 इंटू 10⁻², ठीक है ना। 2 × 156, 6 2 × 12, ठीक है। और 12 6 72, 72 इंटू 10⁻23, अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए अगर कार्बन के निकालने होते तो सेम ही आ जाते हैं। अच्छा अगर टोटल निकालने होते तो सर, टोटल निकालने होते तो कुछ नहीं करता, ये एटॉमिसिटी जो था ना इसको 6 ना लिख के 12 लिखता, क्यों, क्योंकि टोटल 12 आइटम्स थे एक मॉलिक्यूल में, फिर टोटल वैसे निकल जाते हैं, ठीक है। ये वाला आप बताओगे मुझे। 128 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, ये वाला आप बताइए 128 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। 128 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, जब मैंने सबलिम सबस्टांसेस का एग्जांपल दिया था ना, वहाँ पर मैंने नेफ्थलीन का एग्जांपल दिया था, मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, मैंने आपको कहा था 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, अगर आपको ध्यान में हो, ऐसा कुछ कहा था मैंने, ऐसा, ठीक है। अब इसमें अगर आप कार्बन गिनना चाहो ना, देखो यहाँ पे भी ये ज्वाइन कर रहा हर जगह कार्बन है, कितने हो गए देखना, 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए 10, C10 सी। अच्छा हाइड्रोजन वैलेंसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताना इस वाले, ये बीच वाले जो ये 2 हैं जंक्शन वाले जो तो कार्बन है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, देखो 3 तो ये हैं और एक डबल बॉन्ड, 4 इधर भी 3 है, मतलब इधर हाइड्रोजन नहीं होगा, इधर हाइड्रोजन, इसके अलावा हर जगह हाइड्रोजन होगा। 2 कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, 8 पे है, तो मतलब 8 पे 8 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड चल रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। सो C10H8, C10 ये बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो 128 ग्राम ऑफ C10H8 दैट इज नेफ्थलीन, सही है, ओके। बताइए हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं अपने हाइड्रोजन के, किसके बराबर सर, सेम फॉर्मूला, या तो एक काम ऐसा कि पहले मॉलिक्यूल निकालो फिर एटम निकालो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, काम बन जाता है वैसे भी, ठीक है। सो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ किसके बराबर, एटॉमिसिटी 8 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मोल 128 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, सही है ना। एक कार्बन का 12 तो 10 कार्बन का 120, ठीक है ना, प्लस 8 कितना हो गया 120 सर, ये तो वही है जो गिवन था, तो मोल तो एक ही आया है ना, आया ना, बगैर कैलकुलेटर हो गया ना, इंटू 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ओके, और ये कट हो गया, आ गया 1, ठीक है। 8 × 6 8 6 48 करीब 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, अप्रॉक्स आंसर लिख रहा हूँ मैं, अदरवाइज 0.00 लगा के आप आगे चल सकते हैं, तो ठीक है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बताइए मोल निकालते कैसे हैं, मास की टर्म्स में, गिवन मास भाई बहुत अच्छा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू नंबर ऑफ एटम कैसे डिपेंड करता है सर, एलिमेंट की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर तो सिंपली मोल इंटू एवोगैड्रो, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम की बात कर रहे हो फिर देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है, ओके, ठीक है। लेवल बढ़ा रहा हूँ सवालों का मैं, देखते रहना आप, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको अमाउंट पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर आपने कंबस्शन किया 2 मोल मार्श गैस का, मीथेन का, आपने 2 मोल मीथेन गैस जलाया और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका अमाउंट पता करना है, क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है। बात समझिएगा, ये लगेगा पूरे चैप्टर में लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक सिखाऊंगा बाकी समझ में आएगा, बट ध्यान से देखना। सब पहली बात ये है कि आपको मीथेन को जलाना पड़ेगा, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन जलाए जाए, ये ध्यान में रखना, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन जलाए जाए, जब इनका कंबस्शन हो, हाइड्रोकार्बन का जब कभी भी कंबस्शन हो, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, और वाटर, साथ में एनर्जी ऑब्वियस है वो तो, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होता है, साथ में एनर्जी, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए,
आपको बस बैलेंस करना आना चाहिए और सवाल बन गया। और वो बैलेंसिंग में बता दूंगा कैसे है, इतना टफ बैलेंसिंग नहीं होगा, ठीक है। आपने मीथेन को जलाना है, देखिएगा मीथेन का फॉर्मूला CH4 पता है आपको। अच्छा आपको जलाना है, आपको पता है साथ में O2 लगना ही लगना है कितना लगना अभी तक नहीं पता मेरे को, लेकिन आप खुद बैलेंस कर लोगे। अब एक और चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है, CO2 प्लस 2। इनको बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, बट उसका यूज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बैलेंस करवा दूंगा। देखिएगा अब क्या कीजिएगा, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन दिया हो उसको लिखो, साथ में O2 लिखो, फिर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाओ। अब उसके बाद प्रोडक्ट वाली साइड कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, खुद ब खुद सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बताओ कितने कार्बन, 1, पीछे भी कितना कार्बन, 1, हाइड्रोजन कितने, 2, लेकिन यहाँ पे कितने थे, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज ओनली दिस स्टाइशियोमेट्री दैट वी कैन चेंज। यहाँ पे एटॉमिसिटी चेंज नहीं कर सकते आप, स्टाइशियोमेट्री बदल सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने आगे, 4, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब अगले में ऑक्सीजन गिनो, पिछले वाला ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बताओ अगले में ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो गए, है ना, 2 इसके साथ है और 2 इसके साथ, 4 हो गए ना। मैंने O2 लिखना ही लिखना है, एटॉमिक ये ध्यान में रखना, O2 आपको लिखना ही लिखना है, फिर इधर कितना लगा लूँ मैं, 2 टाइम O2, हो गया बैलेंस, ठीक है ना, ये काम हो गया। अब देखिए, अब आपको पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा जब आप 2 मोल मार्श गैस को जलाओगे। ये कहानी तो बहुत सिंपल सी चल रही है, देखना यहीं से क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ जब मैं 1 मोल मीथेन का जला रहा हूँ उस टाइम पे कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, 1 मोल के, आप देख पा रहे हो, 1 मोल, पीछे मोल इसके पीछे होता है, ये मोल है, ये मोल यहाँ पे पीछे, देखो इसका 1 मोल मैं लिख लेता हूँ पहले। बताओ इसका कितना मोल दिख रहा है रिएक्शन में, इसका कितना मोल दिख रहा है, इसका कितना मोल, स्टाइशियोमेट्री देखना, पीछे देखना सिर्फ, स्टार्टिंग में क्या है, इसका कितना मोल, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए इसका कितना मोल जलाया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बन रहा है, 1 मोल। अब सवाल में पूछा गया है कि अगर 2 मोल मीथेन जलाऊं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा, बस आपको मास पता करना है। आपको क्या पता करना है, मास पता करना। तो मैं लिख लूंगा सोल्यूशन में, सिंस 1 मोल ऑफ CH4 ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2 एंड देयरफॉर 2 moles of CH4 अपॉन कंबशन विल प्रोड्यूस 1 मोल, 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 मोल, 2 मोल ऑफ CO2, सही है, 2 मोल ऑफ CO2। लेकिन आपको पूछा अमाउंट का मतलब होता है मास, अमाउंट का मतलब मास। तो अब तो इजी है, मोल मिल गया ना, अब मोल से मास निकालना तो इजी है। अब आते हैं मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास बाई मोलर, तो आपको निकालना आ जाएगा, तो फिर मास निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि वी नो दैट मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई, ठीक है। इसका मोलर मास बताइए कितना आएगा, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, यही होगा, प्लस कर लीजिए, ये आएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम, ये मोलर मास आ गया। तो मास निकालना इजी हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना। बताइए गिवन मास किसके बराबर आएगा, मास किसके बराबर आएगा, मोल इंटू मोलर मास, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है। मोल कितना आ गया, 2, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना, इंटू 2 कितना आ जाएगा, 88 ग्राम, इतना मास बन जाएगा। या आप यहाँ से भी देख सकते थे इसको, देखिएगा कैसे। आपको ये पता है कि इसके 1 मोल का मास होता है 44 और इसका 2 मोल बन रहा है, तो मतलब 2 मोल का 88, 2 मोल का 88 आ जाता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसी कहानी को अगर मैं इस पे अप्लाई करके ना वाटर पे अप्लाई करता, जरा ये बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलता कि 2 मोल मीथेन गैस जलाने पे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, फिर आप कैसे करते, सर 1 मोल मीथेन जलाने पे 2 मोल वाटर बन रहा है, तो इसका 2 मोल जलाऊंगा तो इसका 4 मोल बनेगा, इसके 1 मोल का मास 18 होता है, H2O का 18, तो 4 का कितना, 18 × 4, 18 × 4 कर देता तो कम बन जाता, 72 ग्राम आ जाता, कितना आ जाता, 72। समझ में आ गया, सवाल पे अप्लाई करना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आगे काम बनेगा। चलिए बताइए, एक और सवाल बता दिया मैंने, इसी सेम पैटर्न पे सवाल है, ठीक है। कहता कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनेगा, ये बहुत बार नीट में आया है, नीचे सवाल दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद नीट में, ठीक है ना। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सब नीट में आया पहले भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके मासेस बच्चे को ध्यान में होने चाहिए डायरेक्टली। जैसे CH4 पढ़ लिया ना, पता है 16 चल रहा है, 16 एकदम से याद होना चाहिए, बेंजीन चल रहा है 78 एकदम से याद होना चाहिए, तब जाके अप्लाई कर पाओगे सवालों पे, वरना ऐसा मान लो आधा घंटा सिर्फ मास निकालने में ही लग गया, तब तो टाइम निकल गया, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 इज लाइमस्टोन, चूना, ठीक है ना, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा इस लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं सर, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है और टूट के बनाता है क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए, ये बार बार लगेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पे सवाल भी मिलते हैं इसके रिलेटेड, एक्सीएल से सवाल मिलेगा, वो एग्जाम में भी आता है, CBSE वालों को भी पूछता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2, इसको क्विक लाइम पढ़ते हैं, क्विक लाइम, इसको पानी में डाल दो स्लेक्ट लाइम बन जाता है, ठीक है। CO2, अब कहानी जो है उसी तरीके से चलेंगे। अब मुझे बताइएगा, अब
ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें दिक्कत नहीं है। देखो कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहता है इसका 50 ग्राम जलाने पे, इसका 50 ग्राम या 50 ग्राम अगर CaCO3 को डिकम्पोज किया तो कहता बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन, अब क्या करूँगा, सबसे पहले इनके मोलर मासेस निकाल देता हूँ मैं। मुझे बताइए इसका मोलर मास कितना आएगा, कैल्शियम का 40, ठीक है, प्लस कार्बन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16 × 3, ठीक है। इन सबको कर लीजिएगा, ये आएगा 100 के बराबर, ये आपको याद होना चाहिए ऐसे ही। CaCO3 का मास 100, ये ऐसे ही याद रखना। जब कैल्शियम का 40 कंसिडर करें, जब 39 कंसिडर करें तब 99, लेकिन वो 100 लेके चलना सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। CaCO3 का मास कितना, 100 ग्राम। कौन सा मास, मोलर मास, कौन सा मास, मोलर मास, ये ध्यान में रखना हमेशा। 100 ग्राम, कितने ग्राम, ठीक है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, एक का 12 कार्बन का, अगले वाले का एक का 16, दो का 32, अभी क्या था 44 आया था ना, इतना आया था 44 ग्राम, ठीक है। दैट इट मीन्स मैंने ग्राम मोलिकुलर मास लिखा, ग्राम मोलर मास लिखा, ठीक है ना, 44 ग्राम, 44। अच्छा एक चीज़ तो आपको यहाँ से समझ में आ गई सर, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल में कितना बोल रखा है, अब बताओ, अब तो और इजी हो गया, तो मैं इस हिसाब से लिखूंगा। स्टेप 1 में मैं क्या लिखूंगा, देखो इस हिसाब से लिखूंगा मैं। स्टेप 1 में सर 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस कितना CO2, ठीक है, विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, सही है, क्योंकि इसका एक मोल तोड़ने पे उसका एक मोल बन रहा है, इसके एक मोल का मास इतना, इसके एक मोल का मास इतना। अच्छा अगर 100 ग्राम इतना प्रोड्यूस करता है तो 50 ग्राम कितना करेगा, स्टेप 2 में आप ऐसा लिख सकते हैं, फिर 50 ग्राम 50 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस, सीधा आधा, इसको आधा कर दे तो उसको भी आधा करेंगे ना, तो कितना बनेगा 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, आधा मोल बनेगा, नहीं बनेगा। इसके 100 ग्राम, इसका एक मोल 100 ग्राम के बराबर, इसका एक मोल 44 ग्राम के बराबर। अगर इसका 50 ग्राम लिया मतलब आधा मोल लिया तो ये भी आधा मोल बनेगा, तो 0.05 मोल, 0.5 वो इन टर्म्स ऑफ मोल, वो इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ओके। अच्छा अब सवाल थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। किन पे आते हैं, कहानी पूरी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि अगर 32 ग्राम H2 आपके पास दिया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सर मैं क्या करूँगा, मैं मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मैंने निकाले, उसके बाद मैं पता करूंगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक मॉलिक्यूल में, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। देखते रहना, बताना ध्यान से। मुझे बताइए पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालता हूँ, बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू एवोगैड्रो, N इंटू Na, सही है। मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। H2 दे रखा है, H2 का मोलर मास, एक का एक, दो का मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻²3, सही है। कितना आ जाएगा, 16 दूने 32, ठीक है, 16 6 36 696 96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ओके। ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आगे नंबर ऑफ। अब मुझे बताओ H2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। H2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, ठीक है। 2 H2 की फॉर्म में है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 किसके बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतने मॉलिक्यूल्स, या है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, इन 96 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधी सीधी कहानी है, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 इंटू 96 इंटू 10⁻, ठीक है ना, कर लीजिएगा, 6 2 12, 9 18 19, 192 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मैं सवाल बढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाले में। ज़रा बताइए यहाँ पे बताइएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन, इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है। नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव,
NO3 इतना मैं लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सर कुछ नहीं करना, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला उसके बाद देखूंगा एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, फिर इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देख लेता हूँ। ठीक है, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ NO3 नेगेटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना मेरे को। मुझे बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गए नाइट्रोजन के, सही है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8, 3 ऑक्सीजन है, कितने आएंगे 8 × 3 8 3 24, ठीक है 24 आ गए इसके। अच्छा ये नेगेटिव जो ऊपर दिख रहा है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक और बढ़ गया ना तो +1 भी कर दूंगा। ठीक है ओके, बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, शाबाश 32, ठीक है 32 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल NO3 नेगेटिव में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पता करना है कि 100 ग्राम में कितने। सर मैं सिंपली ये पता करूंगा कि 100 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने। अगर मुझे ये पता चला है कि 100 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं तो फिर मैं ये पता कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो बताइए मेरे को 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो, सो N इंटू Na, N इंटू मोल किसके बराबर, गिवन मास भाई। ठीक है, गिवन कितना है 100 ग्राम अपॉन मोलर निकालना पड़ेगा, मोलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भी मोलर मास ऑफ NO3 नेगेटिव, मोलर मास ऑफ NO3। ठीक है, मुझे बताइए नेगेटिव पॉजिटिव मास पे कोई असर डालता है क्या, नहीं, जस्ट ये इलेक्ट्रॉन जो गेन और लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन मास डिसाइड नहीं करता। अच्छा नाइट्रोजन का मास कितना 14, एक ऑक्सीजन का मास 16, 3 का मास 16 × 3, ठीक है कितना आ जाएगा ये 16 48 48 + 14, ठीक है कितना आएगा 12 2 4 1 5 6, ये आएगा जरा देखो 62, सही है ना 62 ग्राम पर मोल, यह है मोलर मास, ये आ गया मोलर मास। तो एक सिंपली प्लस करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोल गिवन मास बाई मोलर मास लिख दिया मैंने 60 मल्टीप्लाई बाई इंटू 10⁻23, ठीक है ना। ये इसको डिवाइड कर लेंगे आपके पास मिले। ओके सो इन सबको इस वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपका आएगा 9.67, ठीक है मल्टीप्लाई बाई 10⁻20। ये क्या आया, ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब आपको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 32, तो इतनों में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन कितने मॉलिक्यूल इतनों में 9.67 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू कितने से 9.67 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 599, ठीक है करीब 310, ठीक है इंटू 10 की पावर 23, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 31 इंटू 10⁻24, सेम ही बात, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ में आ गई। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पे एक और मॉडिफिकेशन ये करता है कि आपको वैलेंस पूछ लेता है। मान लीजिए टोटल ना पूछ के वैलेंस पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, तो फिर आपको सिर्फ वैलेंस ध्यान में रखना है, टोटल ध्यान में नहीं रखने हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा ओके एनसीईआरटी का नीट 2020 का सवाल है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एटम्स इनमें से किस में होंगे। सिर्फ बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ टिक करना है किस में सबसे ज़्यादा होंगे। और इसमें बहुत सिंपल लॉजिक लगने वाला है, ऐसा लाइक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक में। फिलहाल आप बता दीजिए फिर देख लेते हैं। शाबाश, सोचो 30 सेकेंड। सी लग रहा है, ओके कोई और, अफराज का सी लग रहा है, और कोई। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे बस ये बताना है आपको। क्या लग रहा है शिवा, कौन सा वाला, किस पे लॉक करें। ध्यान समझना, मैं बहुत कड़क टेस्ट लेता हूँ, चीज़ें अच्छे से पढ़ना, टेस्ट में एक्सक्यूज़ नहीं देना, ठीक है। समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं 10 बार बता दूंगा, ठीक है टेस्ट में, ठीक है। सुनना, इतना लंबा झोल मत लगा, सुनते ध्यान से, इतना लंबा तरीका नहीं लगाना है। आपको पता करना है कि मैक्सिमम एटम किस में होंगे। अच्छा एक चीज़ जो आप कॉमन देख रहे हो गिवन मास है, देख पा रहे हो गिवन मास सबका कॉमन है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम, ये सब एलिमेंट है ना, मॉलिक्यूल कोई भी नहीं दिया, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट में किसके बराबर, n इंटू एवोगैड्रो, n इंटू यही तो होता है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू
एन किसके बराबर, गिवन मास बाई मल्टीप्लाई बाई एन ए, यही है। अब मुझे बताओ इन सब में कांस्टेंट क्या है। सर एक तो एन ए कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलेगा। अच्छा एक तो गिवन मास भी जो दे रखा है वो कांस्टेंट है, सबका 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। तो मुझे बताइए फिर नंबर ऑफ एटम्स को डिसाइड कौन करेगा, नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मास डिसाइड करेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है, इनवर्स लग रहा, नहीं लग रहा। नंबर ऑफ एटम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्स रिलेशन लग रहा है। कैसा, इसका मतलब अगर मोलर मास बढ़ा नंबर ऑफ एटम घटा, अगर मोलर मास बढ़ा नंबर ऑफ एटम, ऑब्वियस अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वैल्यू कम आएगा, सही है ना। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों में से बस इतना आइडिया होना चाहिए था कि इन चारों में से मोलर मास कम किसका था, ठीक है ना। और इन चारों में से मोलर मास कम किसका था, सही कहा था अफराज का आंसर सही था, ठीक है ना। हीलियम का, किसका, हीलियम का, हीलियम का सबसे कम था। अगर हीलियम का मोलर मास सबसे कम, आपको निकालने नहीं थे, निकाल भी लो तब भी यही आएगा, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा इसमें होंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका। अच्छा अगर मैं अरेंज करने को बोलता, चलिए मान लीजिए सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड करके अरेंज करने को बोलता कि बताइए सबसे कम किसमें, फिर सबसे ज्यादा किसमें, फिर कम कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर पहले ही आ जाता, उसके बाद लिथियम आ जाता, उसके बाद और सिल्वर तो बहुत 108 वाला कहाँ ऊपर चला, 108 109 वाला होता है, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाता आपका, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं और गिवन मास सेम हो, गिवन मास सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें एटम कम और जिसका मोलर मास कम उसमें एटम ज्यादा। इसका मतलब ये कि अगर मोलर मास घटा जिसका सबसे कम उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा। बताइए नीट का सवाल है, ये क्या सवाल था, ये तो हल्का सा सवाल है ना, इसी सवाल है ना, बता सकते हैं आप इसको इजीली, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप बात, ठीक है। मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स आपने देख लिया, अब देखिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा बात। पहली बात मोल निकालना आना चाहिए मास के टर्म्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आना चाहिए, वो आपने देख लिया, एन इनटू एवोगैड्रो। फिर नंबर ऑफ एटम भी हमने देख लिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद सर मोल्स को कैलकुलेट करना वॉल्यूम के टर्म में, किस टर्म में, जब गैस की बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में मोल निकालना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ठीक है ना। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास देखा आता है एग्जाम में, आपके बोर्ड में आता है सीधा मोल, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछता है, वैसे तो सवाल नहीं पूछता, लेकिन इनकेस बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास देखा, अब मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूँ पहले ये बात समझना थोड़ा, ये सिर्फ अप्लाई होता है गैसेस में, किन पे, वो पिछले वाला गेम भी अप्लाई करो चलता है, ये गैसेस पे सिर्फ, किन पे, गैसेस पे सिर्फ अप्लाई करेंगे इसको हम, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ समझना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या पढ़ते हैं इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अच्छा STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि कुछ चीज़ें फिक्स हैं, टेम्परेचर फिक्स है, और टेम्परेचर आप रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, STP पे टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, या प्रिसाइजली लिखूँ तो 273.15 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, 0.15 नाम भी पढ़ो चलेगा, ठीक है। और प्रेशर, दूसरी चीज़ जो फिक्स होगी वो है प्रेशर, दो ही तो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। प्रेशर आपका होगा 1 ATM, प्रेशर कितना, या इसी को लिखते हैं हम 1 बार भी लिखते हैं, दोनों में थोड़ा खास अंतर नहीं होता, एक मान लीजिए वैल्यूज़ में 0.1 का फर्क होता है, वैल्यूज़ में 0.1 का फर्क होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। सो STP पे टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना। अब मैं जब भी ये टर्म यूज़ करूँगा समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी कंडीशन आपने रखी है उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री था और प्रेशर 1 ATM या 1 बार चल रहा था, ठीक है ना, ये कंडीशन हमेशा लेके चलेंगे। कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का STP पे, फिर से दोबारा सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का STP पे, किस पे, STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। किसी भी गैस का, किसी भी, इसको कैलकुलेट किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, लेकिन उसको करने का फायदा नहीं है, यहाँ पे लगना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लगनी है आपको। किसी भी गैस का, किसी भी एनी गैस, मैं थोड़ी देर बाद सवाल भी पूछूंगा, एनी गैस, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का 1 मोल, कितना मोल, STP पे कितना वॉल्यूम रखता है 22.4 लीटर, 22.4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस, मैं फिर लिख रहा हूं, किसी भी गैस का, ऑफ एनी गैस
STP, एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसी को लिखते हैं हम NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। जब आप STP की बात करते हो ना पर्टिकुलरली, तब आप प्रेशर लेते हो 1 बार, लेकिन जब NTP की बात करते हो 1 atm, लेकिन इन दोनों में अंतर है नहीं ज़्यादा, 0.1 का अंतर है, 0.1 का, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। दो, ये जो NTP था, ये NTP पहले यूज़ किया जाता था, अब टर्म STP यूज़ की जाती है। NTP को उतना यूज़ नहीं किया जाता, बट स्टिल थोड़ी टर्म ध्यान में होनी चाहिए कि STP NTP सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और वो कितना होगा सर, 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन में 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना 1 atm में 1 बार। किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल STP पे ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब दो चीजें जो आपने अभी तक सीखी, पहले मुझे ये बताइए 1 मोल किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, देखा था हमने, ठीक है ना। वो चीज वहां पे फिक्स थी, यहां पे भी एक चीज फिक्स है, वो ये है कि 1 मोल किसी भी गैस का STP पे अगर हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, दिस इज नोन एज, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एट STP, या ग्राम मोलर वॉल्यूम, या तो मोलर वॉल्यूम इसको पढ़ते हैं हम, या तो हम इसको पढ़ते हैं मोलर वॉल्यूम, या पढ़ते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम, दोनों बातें सेम है। ग्राम मोलर वॉल्यूम, ग्राम मोलर वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सबस्टेंस एट STP, 1 मोल ऑफ गैस एट STP। और वो कितना ऑक्यूपाई करता है सर, 22.4 लीटर। मान लीजिए मैंने इस कमरे में STP कंडीशन मेंटेन करके रखा, और मैंने यहाँ पे O2 गैस ऐड किया, N2 गैस ऐड किया, CO2 गैस ऐड किया, CH4 गैस ऐड किया, बताइए सबका वॉल्यूम कितना होगा, 22. लेकिन शर्त यह है कि सबका 1 मोल होना चाहिए, सबका कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। STP पे 1 मोल किसी भी गैस का हो, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है ना, STP या NTP पे। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन आती है जो जनरली मान लीजिए आप पढ़ी नहीं जाती, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ कि बच्चे को थोड़ा पता हो। जब NCERT पे पढ़ोगे तो NCERT में लिख रखा है, थोड़ा नीचे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट स्टिल थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसमें दूसरी कंडीशन आती है SATP, SATP, दैट इज स्टैंडर्ड एम्बाइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर 0 डिग्री ना लेके 25 डिग्री लिया जाता है, 0 डिग्री ना लेके कितना कंसिडर करना है, 25 डिग्री, बस इतना सा मॉडिफिकेशन है कि अभी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 का मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन, और वो जो सेम ही चल रहा है 1 atm में, कितना 1 atm। अब आपने टेम्परेचर बदला, सर यहाँ पे वैल्यू बदल जाता है, यहाँ पे वैल्यू बदल, वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे 22.4 चल रहा था, वहाँ पे 24.7 आता है, कितना आएगा 24.7, ठीक है। तो 24.7 लीटर्स। लेकिन अगर ये कंडीशन मेंशन करे तो साथ में वैल्यू लिख देगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको हमेशा यही यूज़ करके चलना है, आपको हमेशा ये वाला यूज़ करके चलना है, दैट इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। SATP स्टैंडर्ड एम्बाइंट, स्टैंडर्ड लिख लेता हूँ मैं, स्टैंडर्ड एम्बाइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको पता है अगले वाला, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल किसी भी गैस का STP पे, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और SATP पे कितना 24.7 लीटर करता है, ठीक है। बट वो लगना नहीं अपने को, फिलहाल लगना यही वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सब ऊपर से मैंने लिख रखा था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम दिया हो फिर मोल कैसे निकाले, अगर वॉल्यूम दिया हो फिर मोल, क्या अब मास तो दिया ही नहीं है। हाँ, फिर एक तरीका ये होगा कि सर डेंसिटी दिया हो, फिर डेंसिटी से कहीं मैं मास निकाल लूँ, फिर वही फॉर्मूला पुट कर लूँ, एक लंबा तरीका होगा। तो अगर वॉल्यूम दिया है उस टाइम पे आप कैसे मोल निकालेंगे, सर नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वहां पे क्या था, मास के टर्म्स में क्या था, गिवन मास था, अभी क्या है, गिवन। अच्छा, उधर डिवाइड किससे करते थे, यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, मोलर वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम। एंड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP, ठीक है ना, दैट इज मोलर, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर, ये मोल लिख लेगा, सिंपल तरीका। मास के टर्म्स में गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए, मोल इज इक्वल टू ये गिवन वॉल्यूम, मैं ऐसा लिख लूँ, अपॉन मोलर, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। या इसको और, अगर इसको और मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो ये निचले वाला वैल्यू फिक्स है सर,
मास के टर्म्स में ये वैल्यू फिक्स नहीं था क्योंकि मोलर मास बदल रहा था, लेकिन मोलर वॉल्यूम फिक्स है और वो मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, या हर एक में सेम होगा। तो बताइए उस टाइम पे कितना आएगा सर, जो भी वॉल्यूम आपका दिया होगा लीटर्स में, जो भी वॉल्यूम दिया होगा लीटर्स में, डिवाइड किससे कर दूंगा मैं 22.4 लीटर से, 22. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है, ये फिक्स है, दैट इज जो वॉल्यूम दिया होगा लीटर्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर, आपको क्या मिल जाएगा मोल। अच्छा अगर आपने मोल निकाला तो मुझे बताइए मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा फिर, सर वही तरीका, वो थोड़ी ना बदल रहा है, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका नहीं बदलेगा। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू एवोगैड्रो। ठीक, मोल निकालने का तरीका बदलेगा, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका नहीं बदलेगा, एटम निकालने का तरीका नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा मोल निकालने का तरीका। ठीक है, सो वो बराबर आएगा मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, वो सेम है, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा मोल निकालने का तरीका। ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम के टर्म्स में मोल कैसे निकलता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट यही है ना, मोलर वॉल्यूम वही तो है, देखो ये वही तो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, और वह एसटीपी पे किसके बराबर, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और एसटीपी पे 22.4 लीटर, 22 कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना, और ये निकलता है अपना, अगर मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ से निकलता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं इसको, दो ये पार्ट स्किप है थोड़ा, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यू लगेगा, ऐसा कैलकुलेशन पूछेगा भी नहीं कभी, क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू लगता है सिर्फ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मोल निकालने का तरीका। बताइए मेरे को वापस से फॉर्मूला बताइए, मैं दोबारा सुनूँ, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इंटू एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट मोल इंटू एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, दैट इज 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम जो भी लीटर में होगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सर वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, सिर्फ मोल निकालने का तरीका बदल रहा है, अगले वाला तरीका नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और चीज़ इस तरीके से बताना मेरे को, ये चीज़ बताना मेरे को। अच्छा मोल को मैंने 3, बोर तो नहीं हो गए,